क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना वो 127 डिस्ट्रिक्ट में चलाई जा रही है। पहली बात, ठीक है, राजस्थान के 27 डिस्ट्रिक्ट में है, जीका द्वारा चलाई जा रही है, ठीक है। और उसका जो टारगेट है वो 2025 तक है। 2017 से 2025 तक 8 वर्ष के लिए चलाई जा रही है, ठीक है। बांधों और नहरों के पुनर्वास के लिए ये योजना है, मतलब उनको किस तरह से पुनर्वास किया जाए। 27 डिस्ट्रिक्ट की 137 परियोजनाएं, 27 डिस्ट्रिक्ट की 137 यार मायने रखते हैं, लगभग 140 योजनाएं चलाई जा रही है। मतलब हाँ, एक है बांध पुनर्वास कार्यक्रम, ड्रिप बोलते हैं जिसको, है ना। एक तो ये है कि जो राजस्थान जल क्षेत्र में किस तरह से आजीविका में सुधार करना, वो कौन चला रहा है? जीका चला रहा है उसको। जीका, जीविका मतलब जीका ही है लगभग। और जो बांध पुनर्वास है इसको कौन चलाएगा? विश्व बैंक। भाई विश्व बैंक, वैसे बांध वैसे विश्व बैंक, सीधी बात। 2021-22 के बजट में थी वो, विश्व बैंक ने चलाई थी। फिर यहाँ पे जनता जल योजना है, वो 31 जिलों में संचालित है। सिर्फ बीकानेर में नहीं है और जैसलमेर में नहीं है जनता, ठीक है, बीका में नहीं है, जैसलमेर में नहीं है, बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट में 21 जिलों में चला जाए। उसका उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो पेयजल व्यवस्था है उनको सुनिश्चित करना, किस तरह से गाँव में पेयजल का पानी है वो सुनिश्चित किया जाए। तो उस पेयजल से मुझे याद आता है कि जो INGP है उसमें पेयजल योग्य जिले कितने हैं? 4, और सिंचाई और पेयजल मिला के 10। तो मुख्यमंत्री जो राजनीति योजना है वो 2020 तक स्मार्ट वाटर मीटर लगवाना, वो जो मुख्यमंत्री राजनीति योजना थी उसी से कि 2020 में स्मार्ट वाटर मीटर लगवाए जाएं। अगर 15 लीटर से कोई कम खपत है तो उनका बिल 0 आएगा, 15 लीटर से कम खपत होने पे। नेक्स्ट योजना है अटल भूजल योजना, जो विश्व बैंक और भारत सरकार की एक संयुक्त योजना है, ठीक है। अब इसमें जो राजस्थान के 17 डिस्ट्रिक्ट है सबसे पहले तो अटल का जो नंबर था वो 8 है। अटल का नंबर भी 8 है क्या? अटल का नंबर भी क्या है? 8 है। 1 + 7 8, ओके। फिर उसमें ग्राम पंचायत कितनी थी? 38 पंचायत समितियाँ। ग्राम पंचायत कितनी है? 1139, 38 39 11 39, एक जोड़ दिया 39 हो गया। 17 डिस्ट्रिक्ट हैं आपके, 38 पंचायत समितियाँ हैं और 39 ये क्या है आपकी? ग्राम पंचायत है। 7 राज्यों में संचालित है ये योजना, ठीक है। 1 अप्रैल 2020 को इसका पहली बार में उससे मिली थी वो गधा इंसान, तो 1 अप्रैल 2020 को उसी दिन अटल भूजल योजना लागू हुई थी। अब ये 20 से कब से लागू है? 2025 तक लागू है भाई साहब। ये 50-50 लगेगा इसमें, ठीक है। विश्व बैंक का भी 50, भारत सरकार का भी 5। जो नोडल है उसका भूजल ग्राउंड वाटर जो लेवल डिपार्टमेंट है वो उसका नोडल एजेंसी है। यहाँ पे ये कि वाटर हेरिटेज है, उनमें 75 विरासत थे देश के अंदर, उनके अंदर राजस्थान की 2 विरासतों को शामिल, राजस्थान की कितनी हेरिटेज को शामिल किया गया? 7 हेरिटेज को शामिल किया गया है राजस्थान के। वाटर हेरिटेज उनको शामिल किया गया है। एक तो चांद बावड़ी दौसा की थी, वो मुझे याद है, हेरिटेज था वो वाटर हेरिटेज में। 22-23 में जो सर्वाधिक सिंचाई है वो किससे हुई है? ट्यूबवेल से होती है राजस्थान में। सबसे ज़्यादा सिंचाई, कम से कम 73% तक राजस्थान में सिंचाई है। 70% तक याद रखना, 73 याद नहीं हो रही तो 70% तक सिंचाई नलकूपों से होती है। फिर उसके बाद नहरों से होती है भाई 24% तक। तालाबों से तो बहुत ही कम होती है, 0.54% के समथिंग। पहले ट्यूबवेल फिर नहरें, उसके बाद 24% तक। हो सकता है नहरों से कितने परसेंट सिंचाई होती है? तो 24%। यहाँ पे केंद्रीय भूजल जो रिपोर्ट है उसमें राजस्थान में अतिरोहित जो भूजल ब्लॉक की संख्या कितनी है? तो लगभग 200 के करीब, मान लो 219 याद रख लो। पशुधन 2019 कौन सी पशुगणना थी भाई साहब? 2019 में हुई थी, पर पशुगणना तो 28 थी। पशु कितने हैं? 568.01 समथिंग कुछ। फिर उसके बाद उसमें इंडिया के 10.58% है लगभग। पशु घनत्व है 116, 166। फिर उसके बाद है जो पशु है संख्या है उसमें कमी आई है बेसिकली। कितनी कमी आई? 1.66% की क्या आई है कमी, यानी कि 9 लाख पशु की क्या आई है कमी, अगर डायरेक्टली मानो तो। फिर यहाँ पे है जो सबसे कम अगर पशु माने तो वो किस में हुई थी? 70वीं जनसंख्या में सबसे कम पशु थे वो 2002, क्योंकि 2002 में अकाल पड़ा था, तो 70वीं होती। और 17 से मुझे याद आता है कि अटल जो भूजल योजना है वो 17 डिस्ट्रिक्ट में संचालित है, ठीक है। फिर उसके बाद आप बोलो कि सर्वाधिक जो कमी हुई है बेसिकली संख्या में कमी है, तो सर्वाधिक संख्या में जो कमी हुई है वो भेड़ की संख्या में कमी हुई है। फिर बकरी की भी संख्या में कमी हुई है और ऊँट की संख्या में भी कमी हुई है। भेड़, बकरी, ऊँट ये सब कम हुए हैं।
फर्स्ट रैंक की बात करें तो फर्स्ट रैंक पे आती है बकरी, जो राजस्थान में जिसका फर्स्ट रैंक हो बकरी का है। ऊँट का भी फर्स्ट रैंक है, गधे का भी फर्स्ट रैंक है। बकरी, ऊँट और गधा ये सब फर्स्ट रैंक पे है, मतलब फालतू फालतू चीज़ें फर्स्ट रैंक पे हैं भाई साहब। काम की चीज़ें भैंस, भैंस हमारी सेकंड रैंक पे आती है। घोड़ा, घोड़ा ये तीन उल्टा तीन बना लो, जैसे उल्टा तीन बना लो, घोड़ा थर्ड रैंक पे है। भेड़े ऊन फोर्थ रैंक आती हैं भेड़ों की। वह भूत से डर लग रहा है ना, तो चार चार बार रामायण बोलनी पड़ेगी, तो फोर्थ रैंक बैठ की हो गई। फिर यहाँ पे जो गाय है, गाय के भैया छः छः पैर हो रहे हैं, गाय के तो लंपी हो रहा है, गाय को सिक्स रैंक कमाता है, गाय के मामले में सिक्स रैंक है। ठीक है, देखो कि बकरी कितनी है भाई साहब, 2 लाख के करीब, मतलब 2 करोड़ तक बकरी है भाई साहब, इतनी बकरियाँ हैं गई। ऊँट है 2 लाख के करीब ऊँट आते हैं, 2 लाख। गधे हैं 23,000 घोड़े होंगे लगभग। भैंसें हैं 1 करोड़ 37, 1.37। ठीक है, भैंस कितनी है, करोड़ों में है भाई साहब भैंस, 1.37। फिर उसके बाद है घोड़ा, कितना है आपका 34,000। भेड़ कितनी है 79 लाख तक भेड़ है, 79। गाय कितनी है 1.39, मतलब गाय भैंस 1.37, गाय 1.39। कुक्कुट कितना है भाई 146.23, ऐसे याद रख लो, ऐसे नहीं याद होता ना 146, तो फिर ऐसे याद रख लो कि 23 दूनी तो वैसे भी 46 हो रहा है, तो कुक्कुट कितना अच्छा नंबर है यार, 23 दूनी 46 हो रहा है, तो 146.23 कुक्कुट है। कुक्कुट मतलब उल्टा, कुक्कू, कुक्कू नहीं उल्टा हो गया, तो यहाँ 23 146 पॉइंट लाख हो गया। हम इंडिया का 100% मान रहे हैं, तो राजस्थान में भाई साहब बकरी 14% है। ऊँट सबसे ज़्यादा है राजस्थान में 84%, गधे 18% ही है। भैंस 12% के लगभग आती है, इंडिया की 12% है भैंस। गाय 7% है इंडिया की, गाय 7% आती है इंडिया की। जो भेड़ है वो 10% के समथिंग आती है। ठीक है, बस ये तीन चीज़ रखने। ऊँट 84% है, बकरी 14% है, ये है। लेकिन कमी देखो आप, बकरी में क्या ये कमी, सिर्फ गाय और भैंसों के मामले में वृद्धि हुई है भाई साहब। जो भैंस है उसमें 5% की वृद्धि हुई, 5.53, और जो गाय है उसमें 4% की वृद्धि हुई है। बस ऐसे रखना, गाय में 4% की वृद्धि है और भैंसों में 5% की वृद्धि है, बाकी सब में कमी हुई है डिट्टो। ना कितनी कमी, ऊँटों में तो -34% की कमी हो गई, लगभग 30%। फिर बकरी में तो 3% की है। ऐसे आप गधों में देखोगे तो 71% की कमी हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद एक और चीज़ याद रखनी है आपको कि जो राजस्थान में जितना भी आपका रेशो है उसमें किसका योगदान कितना परसेंट है। तो इसमें आप देख लो, जो गाय का योगदान आता है बेसिकली वो आपका 24% योगदान आ रहा है, 24.54। जबकि भैंसों का योगदान कितना आ रहा है, 24.11। तो ये चीज़ आ रही है। गाय कितनी आ रही है, 24 है दोनों। राजस्थान में जो चीज़ें अवेलेबल है ना उनके रेशो वाइज है ये, तो 24.54% तो आपकी गाय है, जबकि 24% क्या है आपकी भैंसें। फिर उसके बाद आपकी बकरी का जो रेशो आता है वो सबसे ज़्यादा निकल कर आता है। बकरी कितनी हो गई 36.69, मतलब राजस्थान में जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर जो सबसे ज़्यादा रेशो है वो किसका है, आपका बकरी का, 34% लगभग, सर 36%। उसके बाद आपका ऊँट का रेशो तो बहुत कम है, 0.37%। फिर गधे तो और भी कम है, 0.04%, गधे तो वैसे ही कम हो रहे हैं। फिर उसके बाद आप देखोगे भेड़ों का कितना प्रतिशत है। अगर राजस्थान में जितनी भी चीज़ें अवेलेबल, 13 भेड़ है टोटल। ठीक है, 13 भेड़। सबसे ज़्यादा गाय देखोगे, सबसे ज़्यादा गाय मिलती हैं आपको बीकानेर जोधपुर के अंदर। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा भैंसें मिलेंगी जयपुर साइड में मिलेंगी आपको, क्योंकि भाई मारवाड़ी लोग हैं वो ज़्यादा दूध पीते हैं, दूध के प्रोडक्ट्स ज़्यादा क्यों बना रहे हैं, क्योंकि उनके पास गाय बहुत ज़्यादा है, बीकानेर जोधपुर में है, और भैंसे जयपुर अलवर में ज़्यादा हैं भैंसे। और अगर बकरियों की बात करें तो बाड़मेर जोधपुर में सबसे ज़्यादा बकरियाँ हैं। ठीक है, जो फॉरेस्ट लैंड एरिया है वो मैक्सिमम उदयपुर का है, और यहाँ पे है चूरू, यानी मिनिमम फॉरेस्ट लैंड एरिया जितना भी है राजस्थान का, उसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है, उदयपुर में। सबसे कम कहाँ है, चूरू में। ये चीज़ याद रखो। यहाँ पे समझाया था आपको जो प्रतिवेदित वन है वो कितना है, 328.6969, 3286969। उसमें से आपका आरक्षित कितना आता है, 37.5%, और आपका आरक्षित कितना आता है 56 के लगभग है, लगभग 56, राइट। इसका सम 10 हो रहा है, इसका सम 11 हो रहा है, और ये हो रहा है 6.40। ये आपका एवर्गीकृत है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो आपका आरक्षित वन है उसमें सबसे पहले नंबर पे मैक्सिमम कौन आएगा, उदयपुर। रक्षित में कौन आ रहा है, 12 रक्षित। और उसके बाद एवर्गीकृत में कौन आ रहा है, बीकानेर। ठीक है, तो कैसे रखोगे उसे,
यूबीबी 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 उदयपुर, बारा, बीकानेर। और जो आपका मिनिमम है आरक्षित क्षेत्र में वो आता है आपका बांसवाड़ा। बांसवाड़ा से मुझे याद आता है कि जो मक्के का अनुसंधान केंद्र है वो बांसवाड़ा में है। बांसवाड़ा में एक लंकाई योजना है, ठीक है, ये बांसवाड़ा हो गई। मगधरा योजना बांसवाड़ा ऑल्सो। तो बांसवाड़ा में मिनिमम क्या है आपका आरक्षित वन, चूरू इज मिनिमम, अपेक्षाकृत में झुंझुनू। तो ये याद रखूँगा, BC झुंझुना, BC झुंझुना, ठीक है। B से बांसवाड़ा, C से चूरू और झू से झुंझुना। BC झुंझुना, बांसवाड़ा, चूरू और झुंझुना। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कवर कितना है 16654.96। बनावरण कितना है 4.87%। बनावरण कितना है 4.87% है। और अगर इसका हम बात करें तो कम से कम 25.45 किलोमीटर पर स्क्वायर के समथिंग आता है। और इसमें बेसिकली कमी हुई है 0.01% की, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका है बनावरण और वृक्षावरण कितना है। तो बनावरण और वृक्षावरण है 7.42%। कितना है बनावरण और वृक्षावरण 7.42% का क्या है बनावरण भी और वृक्षावरण भी। मतलब टोटल तो 7 है और सिंगल आप बनावरण की बात कर रहे हो तो सिर्फ 4% है। फिर यहाँ पे जो सर्वाधिक वन क्षेत्र है वो क्या है आप सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम आप, और परसेंटेज क्षेत्र में UPSC आएगा। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र में उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारा। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारा आप APB। और UPSC में जो सर्वाधिक वन क्षेत्र है वो उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली। उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली। उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली। और यहाँ पे है जो न्यूनतम आप क्षेत्र की बात कर रहे हो चूहा जो का न्यूनतम क्षेत्र है चूहा जोगा। चू से चूरू, हाथ से हनुमानगढ़, जो से जोधपुर, गै से गंगानगर, ठीक है। और परसेंटेज में बात कर रहे हैं तो जो चू जेबी, जो चू जेबी। यहाँ पे आएगा जोधपुर, चूहा, जैसलमेर और बीकानेर जेबी। जो चू है जो चू जेबी, जो चू जेबी, जो चूज़ कर ले वही है, बस जो चूज़ कर ले वही है। जो से जोधपुर, चू से चूरू, जैसे जैसलमेर और बी से बीकानेर। राजस्थान में उपभोक्ता थोक भंडार कितने हैं 38। थोक भंडार होलसेल भंडार जो होता है 38 है लगभग, है ना, 38 उपभोक्ता भंडार। इसको ऐसे प्रयास करो, लास्ट वर्ड 8 है और 8 रिलेटेड है भाई सब बैशों से, ठीक है। जो प्राथमिक भूमि बैंक है वो कितने हैं 36। प्राथमिक जो भूमि बैंक है वो आपके 36 है। जो दुग्ध संघ है वो कितने हैं 24 दुग्ध संघ है। और जो केंद्रीय सहकारी बैंक है वो कितने हैं 29। दुग्ध संघ कितने हैं 24। राजस्थान में बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में दुग्ध संघ कितने हैं 24। 25 से एक कम है भाई साहब, इसलिए मुझे दूध पसंद नहीं है क्योंकि मेरा नंबर फेवरेट नंबर नहीं है, मेरे नंबर से एक नंबर कम है 24 है, इसलिए दुग्ध संघ कितने 24। और जो केंद्रीय सहकारी बैंक है वो कितने आते हैं 30 है केंद्रीय सरकारी बैंकों के नाम पे, लेकिन एक कम है 29, ओके। फिर यहाँ पे है जो फल सब्जी विपणन समिति है वो कितनी है भाई राजस्थान में 7523। अगर याद आ जाए तो ठीक है 7523 है भाई, कुछ नहीं कह सकते। जो रूड़ा है उसकी स्थापना की हुई थी 1995 में। क्लस्टर उद्योग आधारित लोगों को ऋण प्रदान करवाता है ये क्लस्टर, मतलब कि एक साथ बहुत सारी चीज़ें जो करते हैं लोग। बोले कि जो आपका फॉरेस्ट है उसमें सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई है तो अजमेर में है। बनावरण वृक्षावरण के बारे में सबसे ज़्यादा वृद्धि वहीं है। सबसे ज़्यादा कमी बोले तो कहाँ हुई है जालौर में, जालौर मंचोली इलाके में सबसे ज़्यादा कमी हुई है, ओके। तो राजस्थान जो ग्रामीण आधारभूत संरचना ढांचा पढ़ रहे हैं हम, तो जो ग्रामीण सड़क है राजस्थान में उनकी लंबाई कितनी है वो हमें देखना पड़ेगा। तो राजस्थान की लंबाई देखने से पहले बहुत ईजी है ये, 1 और 2 लगा दो बीच में, 1 2 लगा दिया। फिर उसके बाद 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर ऐसे यहाँ पे अगर 4 6 लिखा है तो यहाँ पे 4 6 से काम नहीं चलेगा, 4 को डबल करना पड़ेगा, 8 6 लिख दो तो सीधा से क्या हो जाएगा 186 4 6 2 और लास्ट में 10 लगा देना, खत्म बात, ओके। 1 लगाया 2 लगाया 2 दूनी 4 6 46 और इधर आएगा 8 6 आगे 1 है। अब ये कितना है भाई साहब टोटल सड़कों की लंबाई का 88% है, लगभग 88.39 है, ठीक है। और गाँव की संख्या कितनी है जिनसे ग्रामीण सड़क गुजर रही है, लगभग 38,000 गाँव है।
38,240 के समथिंग है। तो ऐसे लिख सकते हो आप, 382 लगा दिया, इधर 39 लगा दिया, बीच में लगा दिया 2, ठीक है, इधर लगा दिया 38 और इधर लगा दिया 39। अब गौरव पथ है वो कितना हो गया, 201 गौरव पथ है राजस्थान के अंदर। फिर यहाँ पे है कितने गाँव को इलेक्ट्रीफाइड किया गया है लगभग, तो कितने गाँव को इलेक्ट्रीफाइड कर सकते हो तुम। सबसे पहले तो गाँव को इलेक्ट्रीफाइड करने के लिए ना 4 से शुरू होगा मामला, 4 और 5 लगा दो बीच में। इलेक्ट्रीफाइड करने के लिए 4 खंबे इधर लगाए, 5 खंबे इधर लगाए, ठीक है। फिर बीच में 3 का पहाड़ा बोलना शुरू कर दो, 3 दूनी 6 और बीच में लगा दो 9, ठीक है। 4 खंबे इधर, 5 खंबे इधर, 3 का पहाड़ा बोलना शुरू किया इलेक्ट्रीफाइड के लिए। बिजली में 3 शब्द होते हैं ना, 3 दूनी 6 और बीच में लगा दिया 9। ये बन गया आपका, इतने गाँव को इलेक्ट्रीफाइड किया गया है, लगभग 43,000 गाँव को, है ना। फिर यहाँ पे है कि कितने लाख, इतने तो गांव है ही, ठीक है। और कितने लोग जो वो है वो इलेक्ट्रीफाइड हुए, तो 1.4 लाख लोग को बिजली मिली, 1 लाख लोगों को। और फिर विद्युत कनेक्शन जितने मिले हैं तो 97.05 लाख, है ना। इस इतने लाख लोगों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं, लगभग 97 लाख को, 97 लाख 97। फिर 2022-23 के जो दौरान किया था उन्होंने क्या किया है कि कृषि कनेक्शन देंगे, कृषि विद्युत कनेक्शन देंगे। 2022-23 के बजट में था ये लगभग। तो नवंबर 2022 तक 50,000 तक कृषि विद्युत कनेक्शन देंगे, 50,321 के समथिंग, है ना, इतना विद्युत कनेक्शन दे दें। इंडस्ट्रीज में वही स्थिर मूल्य पे कितना है 27.76, ये तो याद होना ही चाहिए। उसके बाद प्रचलित मूल्य पे कितना है 27.31%। इसके अंदर विनिर्माण, निर्माण, विद्युत और खनन क्षेत्र, अगर टोटल 100% मान के चल रहे हैं ना, तब जाके सबसे ज़्यादा योगदान विनिर्माण क्षेत्र का ही आता है। उसके बाद आपका निर्माण क्षेत्र का योगदान आता 32%, विनिर्माण का 41% है, 40% मान लो, निर्माण का 30%, लगभग विद्युत और गैस का 13% है और खनन का 12 आ जाता है। सबसे कम योगदान तो खनन का ही है, अगर ओवरऑल हम 100% निकाल के देखते हैं तो, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें इसको कि जैसे हमारा टोटल कितना है 27.76% है, उसमें से टोटल निकाल रहा है तो विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 13, ठीक है। और उसके बाद आपका मतलब 14% तक लगभग विनिर्माण क्षेत्र का योगदान है। निर्माण क्षेत्र के योगदान आता है 8% के समथिंग, और विद्युत और गैस जलापूर्ति में 1.95% तक का योगदान आता है। खनन क्षेत्र में आता है आपका 3.23% का योगदान। तो अगर इसको सीक्वेंस वाइज करना हो तो पहले विनिर्माण, फिर खनन, विनिर्माण, निर्माण, खनन और लास्ट में गैस विद्युत जल आपूर्ति वाला विभाग आता है, ठीक है। अब एक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP जिसको बोलते हैं, NSE उसको जारी करता है। इसका जो बेस ईयर है 2011-12 है, उसमें 3 चीज़ें आती हैं आपकी, उसमें विनिर्माण, खनन और विद्युत, बिखबी बिना खनन और विद्युत, ये सारी 3 चीज़ें आती हैं इसमें। फिर यहाँ पे जो MSME है उसकी न्यू परिभाषा कब से स्टार्ट की गई थी, तो 1 जुलाई से स्टार्ट हुई है, हमें पता है 2020 MSC की न्यू परिभाषा 2020 हो गई चीज़ों की। 2020 कैसे हो गई कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम, सीक्वेंस ही आता है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम नीचे आता है। तो फिर सूक्ष्म, अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है और एक साइड टर्नओवर है। इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं हम तो कितना आएगा, 1, 10 और 50 करोड़, 1, 10 एंड 50। जबकि टर्नओवर की बात करते हैं तो क्या आता है 550, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 250 आ जाएगा, 550, 250। यहाँ पे क्या आ रहा है 1, 10 एंड 5, ठीक है। अब इतने करोड़ का निवेश है, इतने करोड़ का टर्नओवर है, इसको देख लेना। अब यहाँ पे है MSME का जो पंजीकरण है वो आपका उद्यम पंजीकरण पोर्टल में किया जाता है। जिला उद्योग केंद्र कितने हैं, जिला उद्योग केंद्र की बात करें 36 हैं, ठीक है। उप उद्योग केंद्र कितने आते हैं, उप उद्योग केंद्र आते हैं 8, जिला उद्योग केंद्र 36, उप उद्योग केंद्र 8। बृहद सिंचाई जो इकाई है वो बृहद औद्योगिक इकाई है, वो कितने आते हैं 239 के समथिंग, यानी 240 से भी एक कम है, ठीक है। 2, 3 और 3 का कर दो स्क्वायर, 239, ये बृहद हो गया ना, 2 लिया, 3 लिया, 3 का स्क्वायर कर दिया, 9 हो गया, बृहद हो गया। फिर यहाँ पे है आपका मध्यम सिंचाई परियोजना, ये कितनी है 273 के समथिंग है, लगभग 273,
ओके। 273 जो मध्यम सिंचाई योजना है वो। अगर बृहद सिंचाई योजनाओं में हम जाने कि सबसे ज़्यादा बृहद सिंचाई परियोजना कहाँ पे है, तो अलवर में आती है, और अलवर में मेरा फेवरेट नंबर है 77 बृहद परियोजना। और टोटल कितनी है? टोटल है 239। ओके। मध्यम सिंचाई औद्योगिक परियोजनाओं में देखें कि किसकी सबसे ज़्यादा है, तो मैक्सिमम भीलवाड़ा में ही है। कितनी है? भीलवाड़ा में 55 आ जाती है लगभग। 273 में से 55 भीलवाड़ा में है अकेले। उद्योग केंद्रों की स्थापना 5th पंचवर्षीय योजना में की गई थी। उद्योग केंद्र 36। राजस्थान में जो टोटल निर्यात हुआ है ना, वो भी एक अच्छा नंबर है। जैसे 71,999 और 72 कर दिया। 71 72 निर्यात हुआ है। 71 72 बीच में आएगा 999। ओके। अब यहाँ पे इसकी एक कौन सी वस्तुओं का सबसे ज़्यादा है? एक धातु हरी है। एक धातु हरी है। इसे इंजीनियरिंग वस्तुएं कैसे? कपड़ा, धातु का धातु रहेगा, और ऐसे हस्तशिल्प आ जाएगा, और ऐसे आपका आ जाएगा रासायनिक। ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं। एक धातु हरी हैं। और ये जो आपका टोटल निर्यात है, जो 71 से 72999 समथिंग है, वो कितना परसेंट उसमें इंक्रीमेंट हुआ है निर्यात में? तो 36% तक निर्यात इंक्रीज़ हुआ है। 36.45% निर्यात इंक्रीज़ हुआ है राजस्थान में। ठीक है। और जो राजस्थान का जो टोटल निर्यात है, उसका लगभग ये 60% कवर करता है। लगभग एग्जैक्ट डेट तो ये है 61.50, पर कुछ भी समझना है तो 60% तो है ही है सब मिलाकर। ठीक है। एक पॉलिसी है यहाँ पे, मिशन निर्यातक बनो। उसमें उसका मेन टारगेट क्या था कि 25% तक निर्यात को बढ़ावा देना। ठीक है। अब उसमें जो किसने बनाया था ये जो मिशन निर्यातक बनो, ये रीको और उद्योग एंड वाणिज्य विभाग का कंबाइंड प्रोजेक्ट है। रीको का भी उद्योग वाणिज्य विभाग का। तो उसमें टारगेट कितना था? 22,731 निर्यातक बनाने का टारगेट था। लगभग 22,000 की समथिंग निर्यातक बनाए जाए। ठीक है। ये इसका पहला चरण था। लेकिन जो इसका सेकेंड चरण है, जो फर्स्ट चरण है वो ऑर्गेनाइज किया था रीको और उद्योग वाणिज्य मंत्रालय, लेकिन जो सेकंड चरण है उसको ऑर्गेनाइज किया है राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद ने। REPC जिसको बोलते हैं, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन परिषद जो भी है कॉर्पोरेशन। तो राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद वो है, उसने इसको 5 दिसंबर 2022 से इसको मिशन निर्यातक को क्या किया? संचालित किया था। ठीक है। वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है जिन्हें एक्सपोर्ट हब इनिशिएशन जहाँ पे बनाए गए थे? तो वो एक जयपुर है भाई। जो जयपुर तो बनाना पड़ा, अशोक गहलोत की मजबूरी थी, पर उसको ऐसा हो नहीं सकता कि वो जोधपुर ना लेके जाए। तो जोधपुर में एक्सपोर्ट हब इनिशिएशन। भाई राजस्थान में जो टोटल सड़कों की लंबाई है वो आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। एक यार 27 याद रख लो बस। सड़कों की लंबाई है 27। ठीक है, बाकी काम मैं कर दूँगी। 8 लगाना है 7 के बाद, 8 8 13 23। ठीक। 27 याद रखना है, 8 पीछे लगाना है, 13 और 23 लगा देना है। ये टोटल सड़कों की लंबाई हो गई। अब अगर हम ग्रामीण सड़कों की लंबाई की बात करें तो कितनी होगी? ग्रामीण सड़कों में वही है, 1 लगाया, इधर मैंने गांव में 2 लगा दिया। भाई ग्रामीण क्या लोअर लेवल है, तो वहाँ पे लोअर लेवल से शुरू करनी पड़ती है चीज़ें। 1 लगाया, 2 लगाया, 2 का डबल किया 4 4 6, और यहाँ पे 86.10। ये आपके ग्रामीण सड़कों की लंबाई है। ठीक है, जो 88% तक कवर करती है। ठीक है, कुल लंबाई समझ में आ गई। 27,881 3.23। सड़क घनत्व कितना है ये भी थोड़ा सा याद रखना है। जो सड़क घनत्व है वो जैसे 100 है तो उसमें कितनी सड़कें आ रही हैं? जैसे कि 81.47, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। 81.47, 81 81.47 क्या है? ये सड़क घनत्व है। रेल मार्ग कितने हैं भाई? रेल मार्ग तो सो इजी, 6 और 9, उल्टा उल्टा है। 69 के बीच में रेल मार्ग है। भारत का लगभग 8% तक कवर करती है। एनर्जी क्षमता की बात करें तो सबसे इजी एनर्जी है भाई साहब 234, है ना? 87.46, 234 87.46। ये आपकी क्या है? एनर्जी। अगर आप खाद्यान्न की बात करें कितना? 253.99 आपका खाद्यान्न है। 253 है खाद्यान्न ना। 2 है 20। खाद्यान्न आपका 25 से शुरू हो रहा है, एनर्जी 23 से शुरू हो रही है, सड़कें 27 से शुरू हो रही है। 23 से क्या? एनर्जी। 25 से खाद्यान्न, 27 से सड़क। ठीक है, 253.99 लाख टन खाद्यान्न हुआ है, जिसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है? 9% तक की बढ़ोतरी हुई है। इसमें 9% तक की बढ़ोतरी है। इसको अगर हम नंबर्स के टर्म में देखें तो 22.42 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न बढ़ा है, 22 लाख। ठीक है। अब यहाँ पे
81 खनिजों का भंडारण होता है, जिसमें से 58 खनिजों का क्या हो रहा है, खनन। 81 है खनिज, 81। फिर यहाँ पे क्रूड ऑयल है, इसका 20% उत्पादन करता है। इंडिया के 20% क्रूड ऑयल का उत्पादन कौन करता है, राजस्थान। राजकोषीय घाटा कितने परसेंट का हुआ, जीडीपी का 3% का, यानी कि टोटल अगर माने तो बहुत ईजी सा नंबर है 3.96। 3 बीच में 9 लगा दिया, घाटा हो गया, तो इतना परसेंट का राजकोषीय घाटा हुआ है। पर्यटक कितने आए हैं, 986.32 लाख। इसमें भी इशू आता है कि याद नहीं हो रही हैं चीज़ें, है ना, तो याद होंगी। पर्यटक 9 से शुरू हो रहा है, 9, 8, 6, ठीक है। पर्यटक यानी 100 - 2 98, 98 से शुरू हो रहे हैं पर्यटक, तो 986.32, ठीक है। देसी कितने हैं, देसी हैं आपके 983.24। ऐसे रख लो, विदेशी 3 है तो बाकी बच्चे कुछ देशी होंगे ना। 983.24 है। 98 तो है ही देसी वाले, बीच में 2 लगा दिया, 3 इधर लगाया, 4 इधर लगाया, 324। देसी में लास्ट डिजिट 4 हो रही है, सीधी सी बातें हैं। देसी में 4, देसी दारू, लास्ट वर्ड क्या है, 4। ओके, विदेशी में 8 है, विदेशी में 8 लास्ट डिजिट है, और देशी में 4। SDG 3.0 में जो टॉप है वो कौन है, जयपुर, और लास्ट कौन है, 12। याद रखना है, SDG 3.0 में लास्ट 12 है, 12। और 12 में आरक्षित क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, रक्षित क्षेत्र 12 में सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको, 56 पॉइंट समथिंग है रक्षित क्षेत्र, ठीक है। और चूरू में रक्षित क्षेत्र सबसे कम है। फिर यहाँ पे है पेट्रोल फेरस जो बेसिन है राजस्थान में, कितने, 4 है। एक बीकानेर नागौर है, एक जैसलमेर बेसिन है, बाड़मेर सांचौर बेसिन, विंध्य बेसिन। बीकानेर वाला, जैसलमेर वाला, बाड़मेर सांचौर वाला, और एक विंध्य बेसिन है। अब उसमें से भी जो सबसे ज़्यादा योगदान है वो बाड़मेर का है, बाड़मेर सांचौर बेसिन का मैक्सिमम योगदान है। पचमढ़ी रिफाइनरी 2018 में आई थी उसी बजट में जिसमें आरएस का पेपर दिया था मैंने, है ना, सेकेंड ग्रेड का पेपर दिया था। फिर यहाँ पे पचमढ़ी 70% और 24%, इनका वही है जो इनका रेशो है वो HPCL का और राजस्थान गवर्नमेंट का 76%, राजस्थान गवर्नमेंट का 24%, राजस्थान गवर्नमेंट का 24% है। इसमें भी 4 लास्ट आता है, और आपको पता है कि जो पर्यटक आए हैं उसमें भी लास्ट 4 ही आ रहा है। फिर यहाँ पे है कि जो छबड़ा है, काली सिंध परियोजनाएं हैं, वो 60 की हैं, काली सिंध 800 की हैं। और जो बिजली उपलब्धता है राजस्थान की, वो कितनी है बिजली उपलब्धता, पर्यटक भी आपका 98 से स्टार्ट हो रहा था, और आपकी जो बिजली है वो भी 98 से स्टार्ट है, बस बीच में 00 लगा दिया, 908092, ठीक है। इतने करोड़ का बिजली उत्पादन हुआ है 2021-22 में, मतलब इसमें 11% की बढ़ोतरी हुई है, 11% की बढ़ोतरी है बिजली उत्पादन में, तो एक एक करके बिजली बढ़ गई, और क्या है, 9080.92 करोड़ की बिजली क्या हुई है, बढ़ी है। फिर यहाँ पे कितने उपभोक्ता के पास कनेक्शन है, तो 180.62 करोड़ उपभोक्ताओं के पास क्या है, कनेक्शन, विद्युत कनेक्शन 180 करोड़ लोग। 43,000 गाँव को क्या किया गया है, इलेक्ट्रीफाइड। 1.1497.05 लाख विद्युत कनेक्शन है। आपका ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहित करने वाली एजेंसी है। भाई, ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता को कौन प्रोत्साहित करता है, BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इसको प्रोत्साहित करती है ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता को। और 14 दिसंबर अभी जस्ट बीता है यार, 14 दिसंबर पिछले महीने की 14 तारीख को ऊर्जा संरक्षण डे मनाया गया था। फिर यहाँ पे जो सौर ऊर्जा है उसमें राजस्थान का फर्स्ट रैंक है, तुम्हें पता होना चाहिए। फर्स्ट रैंक में भी जोधपुर पहले नंबर पे है। अब यहाँ पे जो आपका अनुमानित जो सौर ऊर्जा क्षमता है, यानी जो कैपेसिटी है राजस्थान के, वो 142 गीगावाट है ना। 1 2 का 4 इज़ अ कैपेसिटी ऑफ सौर ऊर्जा, 1 2 का 4 इज़ अ कैपेसिटी ऑफ सौर ऊर्जा गीगावाट। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1,42,000 मेगावाट के टर्म्स में, ठीक है। 1,42,000 मेगावाट इतनी सौर ऊर्जा की कैपेसिटी है। लेकिन 2023 तक जो राज्य की सौर ऊर्जा क्षमता है, ठीक है, वो कितनी इस्टेब्लिश की गई है, मतलब तो वो की गई है आपकी 13, बीच में 5 लगा देना, 3 1 अगेन लगा देना, 135, बीच में फिर 3 1 लगा देना, ये बहुत अच्छा है। इतनी सौर ऊर्जा इज सो ईजी, 1 1 लगाया, 3 3 लगाया, 5 लगा दो बीच में। लेकिन जो वर्तमान में सौर ऊर्जा की जो अधिस्थापित क्षमता मतलब दक्षता है वो कितनी हो गई, 17,000 मेगावाट है, ये याद रखना, 17,000 मेगावाट है। और राजस्थान की जो नवीनतम सौर ऊर्जा नीति है वो आपकी कब आई थी, 2019 में आई थी। सौर ऊर्जा, भाई सौर ऊर्जा 9 से आएगी, सौर ऊर्जा
18-19 ऐसे रखना, 18-19 में थी सौर ऊर्जा, ठीक है। सौर ऊर्जा, सौर नहीं से नौर है, नौर मतलब 2019 में, ठीक है, याद रखना। सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है वो भडला में है, जोधपुर, तुम्हें पता है। उसकी 4 स्टेजेस में बनाया गया था, उसके 4 चरण हैं, ठीक है। फिर उसमें अडानी समूह लास्ट स्टेज में उसको संचालित कर रहा है। टोटल उसकी क्षमता 2245 मेगावाट है, ठीक। आता है सोलर एंटरप्राइज जॉन सीज जिसको बोलते हैं। बेसिकली कहाँ पे संचालित है, मतलब कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट में संचालन है सीज, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर, जो जेबा आता है इसके अंदर, जो उसमें जैसलमेर और बाड़मेर। यहाँ पे है पवन हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019, ये भी 2019 में सौर ऊर्जा के साथ साथ आई थी। अनुमानित क्षमता इसमें कितनी है ना, तो अनुमानित क्षमता इसमें 127 गीगावाट है। लंबाई कितनी है राजस्थान में, 27 से स्टार्ट हो रही है ना, 27881323 समथिंग, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि 27 वहाँ से जो सड़कों की क्षमता है ना, वही आपकी अनुमानित क्षमता है पवन की भी, ठीक है। पवन की 127 गीगावाट है, और आपकी सौर ऊर्जा की कितनी है, 12 का 4, ठीक है। अब यहाँ पे आपका तरह लिख सकते हैं कि 1027 लाख मेगावाट समथिंग, 1,27,000 मेगावाट। प्रेजेंट जो अधिष्ठापित क्षमता है पवन ऊर्जा की वो बहुत अच्छी है, 4442 444 444 444 इस कंबाइंड क्षमता पवन ऊर्जा। दिसंबर 2022 तक देखेंगे तो 120 के समथिंग होगी लगभग। सौर ऊर्जा की प्रेजेंट क्षमता देख रहे हो 17,000 है, और पवन ऊर्जा की क्षमता कितनी है, 444। 13 बायोगैस संयंत्र स्थापित है, और जो सौर और जो पवन ऊर्जा है ये आपके नवीकरणीय ऊर्जा में आते हैं, है ना। नवीकरणीय ऊर्जा बोलते हैं जिनको गैर परंपरागत स्रोत है, जैसे जिनको बोलते हैं अक्षय ऊर्जा स्रोत है, ठीक है। और जो नवीकरणीय ऊर्जा है राजस्थान में, उसकी जो नोडल एजेंसी है वो RREC है, यानी कि राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन, ठीक है। और जो आपकी परंपरागत ऊर्जा की नोडल एजेंसी है वो RERC है। RERC का मतलब है राजस्थान इलेक्ट्रिक रेगुलेशन कमीशन, ठीक है। ऐसी कौन सी एनर्जी है जो गैर नवीनीकृत में आती है, मतलब जो परंपरागत क्षेत्र में आती है, वो जल विद्युत एनर्जी है, जिसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिकल, या फिर पन बिजली भी बोल सकते हैं इसको, पन बिजली भी कहते हैं। सर्वाधिक राजस्थान में बोले कि सर्वाधिक योगदान किसका है, तो तापीय ऊर्जा का सर्वाधिक योगदान है, लगभग 60% तक है, जो कोयला और प्राकृतिक गैस से बनती है ना तापीय ऊर्जा। इसके ही जो सूरतगढ़, छबड़ा, काली सिंध है, ये सब तापीय ऊर्जा के ही वो है डिपार्टमेंट। तो इनमें सुपर क्रिटिकल है ये तीनों, तो सूरत, छबड़ा, काली सिंध, और जो कोटा बैरा में है वो आपका सुपर क्रिटिकल नहीं है। फिर यहाँ पे आपका है नवीकरण ऊर्जा में जो सबसे ज़्यादा योगदान बोले तो सौर ऊर्जा का योगदान है, और गैर परंपरागत क्षेत्र की योगदान है अक्षय ऊर्जा इसको बोलते हैं, ठीक। मैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो 6 अक्टूबर 2023 को जो राजस्थान सरकार है उसने एक पॉलिसी जारी करी, उस पॉलिसी का नाम है रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ, नई नीति है, 2023 की ही नीति है ये, है ना। इसमें क्या किया गया था कि अभी 2023 चल रहा है, तो आने वाले 6 वर्षों में हम क्या करेंगे, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका एक टारगेट रखा है कि इतना हमको रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन करना है। तो लगभग यानी कि आज से 6 साल बाद कितना हो जाएगा, 23 से 2029 कितना हो जाएगा, 2029। तब तक आपको 29 तक यानी 2029 तक जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट लिखा है राजस्थान सरकार ने कि आगामी 6 वर्षों में वो रखा है 90,000 मेगावाट का। कितने हज़ार का, 90 मेगावाट का टारगेट रखा है। और रिन्यूएबल एनर्जी में हमें सौर और पवन आती है, तो मैं पता सौर ऊर्जा की जो वर्तमान क्षमता है वो कितनी, 17,000 मेगावाट। और जो पवन ऊर्जा उसकी कितनी है, 444, ये इसकी अधिष्ठापित क्षमता है किसकी, फिर रिन्यूएबल एनर्जी की। तो अब हम कहते हैं कि इतना और हमें उत्पादित करना है, तो 90,000 मेगावाट हमें उत्पादित करना है 2029 तक, ठीक है। अब 2025 तक कितना होगा, फिर इसका आधा मान लो, यानी कि 37,500 मेगावाट के समथिंग, 37,500 मेगावाट हमें 2025 तक स्थापित करना है। और अगर हम देखें कि अभी राजस्थान में कितने के प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, तो 23,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, ठीक है। बेसिकली जो ये रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन का मतलब इतना हम उत्पादित करेंगे, कितना उत्पादन करेंगे, 90,000 मेगावाट उत्पादित करेंगे आगामी 6 सालों में। पहले हमने क्या किया था, 30,000 का लक्ष्य बनाया था, है ना। हमारा जो प्रीवियस लक्ष्य टारगेट था कि हम कितना एनर्जी प्रोडक्शन करेंगे, 30,000, लेकिन अभी हमारा प्रोडक्शन कितना होगा, 90 मेगावाट तक हमारा लक्ष्य हो गया है, 90,000 मेगावाट तक का लक्ष्य है। यानी क्या बोला, जो कंपनी निवेशक, जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट फंड के लिए, तो हम एक सिक्योरिटी जमा कराते हैं अपनी। तो पहले वो सिक्योरिटी 5 लाख थी, उसे घटाकर कितना कर दिया, 1 लाख रुपए प्रति मेगावाट कर दिया। मतलब आपको प्रति 1 लाख
पे 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। मतलब सस्ती है बेसिकली, तो पहले 5 लाख थी ना। अब आम जनता भी क्या कर सकती है, अपने घरों पे सोलर पैनल लगा सकती है और उसे बिजली डिस्कॉम ग्रिड को बेच कर पैसा ले सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद अब हमारे देश में सोलर और विंड एनर्जी तो बन रही थी, लेकिन अब तक हमारे पास उनको स्टोरेज करने की व्यवस्था नहीं थी। तो अब किस तरह से उनको स्टोरेज किया जाए, पंप स्टोरेज बनाया गया है और स्टैंड अलोन पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट लगाने की अनुमति आसानी से मिल जाएगी। और जो बांध झील तालाब फ्लोटिंग सोलर उस पर भी लगा सकते हैं, यानी कि सस्ते किस तरह से मैकेनिज्म डेवलप हो रहा है। तो मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि 2025 तक आपको 37,500 मेगावाट और 2029 तक आपको 90,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट लगाने का टारगेट है। रिन्यूएबल एनर्जी ना, उसी को हम ग्रीन एनर्जी भी बोलते हैं, कि सोलर और विंड एनर्जी, ठीक है। एक रिपोर्ट है ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एक वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक है एम्बर, उसने अक्टूबर में ग्रीन एनर्जी रिपोर्ट उत्पादन यानी प्रोडक्शन के बारे में है। एक वर्ष में यानी 2022-23 की अवधि में कितने फीसदी हमने उस प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया है, तो हमने 28% तक इसको क्या किया है, इंक्रीज़ किया है 28% तक। 2 और 8 मिलकर 10 होते हैं, तो बेसिकली 10 ही हो रहा है इसका सम। तो 28% तक हमने इंक्रीज़ किया है। राजस्थान है वो अपना अग्रणी राज्य नंबर 1 पे है ग्रीन एनर्जी उत्पादन में। उत्सर्जन में 10% की कमी आई है और पवन ऊर्जा उत्पादन 28% तक बढ़ा है। अब सौर ऊर्जा उत्पादन अगर हम देखेंगे तो राजस्थान में जो सौर ऊर्जा है बेसिकली वो कितनी 17,000 मेगावाट हम प्रेजेंट में जानते हैं, ठीक है। और गीगावाट के संपर्क में डालेंगे 1.7 गीगावाट, ठीक है। और अगर गीगावाट पवन ऊर्जा के मामले में देखेंगे तो 0.5 गीगावाट है, जिसका मतलब है कि आपका 4442 मेगावाट इतना आपका क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। फिर उसके बाद टोटल उत्पादन अगर हम इसका करेंगे लगभग 24,000 के समथिंग, 25,000 नहीं है प्रोडक्शन। टोटल कितना है आपका 24,000 मेगावाट हो गया है। ये आपको याद रखना है, ये प्रेजेंट करंट डेटा है आपका। राजस्थान में टोटल अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी देखोगे तो 24,000 मेगावाट है। गीगावाट में देखना तो 2.4 गीगावाट के समथिंग आ जाएगी। वो जो मेगावाट है आपका टोटल 24,000 मेगावाट है, वो आपकी टोटल इंडिया का 20% हिस्सा है लगभग। तेल उत्पादन में भी 20% ही है लगभग। देश में कितने परसेंट रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, तो 43% लक्ष्य रखा गया है। जबकि हमें पता है कि राजस्थान ने कितना लक्ष्य रखा है, 90,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा है। कि जो आपकी सोलर विंड और हाइब्रिड एनर्जी नीति जो लागू करी थी पॉलिसी सोलर और विंड वाली, वो 2019 में पॉलिसी आई थी। ऐसा कौन सा गांव है जहाँ पे सोलर और विंड पावर संयंत्र एक साथ लगे हैं, तो वो है भडियाना गांव, जैसलमेर।